हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड के बारे में। हाल ही के दिनों में सेबी ने एक इंटीमेशन ऑर्डर जारी किया है कंपनी के ऊपर, जो कंपनी ने मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नॉन डिस्क्लोजर्स एंड थर्डली मिस यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड्स किया है। तो हम समझते हैं एक एक चीज़ों को, जो कंपनी ने किस तरीके से इन चीज़ों को किया है। राजेश एक्सपोर्ट लिमिटेड एक गोल्ड मैन्युफैक्चरर एंड रिफाइनर कंपनी है, जो कि NSE एंड BSE में रजिस्टर्ड है। मोर देन 3000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन। बात आती है मार्च 2024 की, जब एक शेयर होल्डर सेबी को कंप्लेन करती है, जो इस कंपनी में मोर देन 2 ईयर से डेटर्स खड़े हैं, जिससे आउटस्टैंडिंग है, जिससे नहीं तो कुछ पैसे आ रहे हैं और ना ही कंपनी की कुछ डिस्क्लोजर है। सेबी ऑन द बेसिस ऑफ द कंप्लेंट एक फॉरेंसिक ऑडिटर को अपॉइंट किया जाता है, जो कि वीडियो इंडिया है, और 2020 से लेकर के 2024 तक के पीरियड को सिलेक्ट किया जाता है, जिसकी ऑडिट किया जाएगा। हाल ही के दिनों में ऑडिटर अपना रिपोर्ट सबमिट करते हैं, तो उसमें जिन जिन बातों की जिक्र किया गया है, हम उसकी आज डिस्कशन करते हैं। जो पहली सबसे बड़ी बात ऑडिटर ने बोली है, जो क्लाइंट ने सबसे पहले नोट यूज द क्लाइंट्स हियर, नोटिस ने कोऑपरेट नहीं किया है। मीन्स जो कुछ भी अगर इंफॉर्मेशन मांगा जा रहा था तो उन्होंने प्रोवाइड नहीं करा, ERP सिस्टम की एक्सेस नहीं दिया। बहुत सारे सब्सिडरी के केस में इन्होंने बताया, जो क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द इनकी सब्सिडरी आउटसाइड इंडिया के है, तो बोलते हैं जो फॉरेन के जो एक्ट हैं उनके तहत डेटा शेयर नहीं कर सकते, ये इनका कहना है। जो कि सेबी ने बाद में बताया भी, जो ये केस नेचुरल पर्सन के केस में एप्लीकेबल होती है, कॉर्पोरेट के केस में नहीं एप्लीकेबल होती है। बाय द वे, ये थोड़ी सी समझने वाली भी बात है। अगर आपकी कंपनी की सब्सिडरी आउटसाइड इंडिया है और जिसकी फाइनेंशियल्स को आप अपने CFS में इंक्लूड कर रहे हैं, हाउ इट मे बी पॉसिबल दैट यू कांट शेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द सब्सिडरी। दूसरी बात यह है, जो इन्होंने जो CFS में रेवेन्यू दिखाई है 15,44,000 करोड़, फ्रॉम विच 90 से 99% जो रेवेन्यू है ना, वो सब्सिडरी के है, जो कि राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड के फाइनेंस CFS में इंक्लूडेड है। इनसे जब बहुत सारी समन्स के थ्रू डेटा मांगा गया, तो इन्होंने 3 तरीके से डेटा दिया। फर्स्टली पेन ड्राइव मोड में दिया, सेकेंड मेल्स में दिया, और फिर तीसरी बार में मेल के थ्रू डेटा गया। जब अगर आप इनकी तीनों जो डेटा शेयर किया गया ना, उसमें भी बहुत सारे ऐसे इन्फॉर्मेशन हैं जो एक दूसरे से मिसमैच है। मतलब एक चीज़ में अगर दिया जो डेटर से मुझे 100 रुपये लेने हैं, तो किसी और दूसरा जब डेटा शेयर किया है तो उसमें बता रहे हैं 80 रुपये लेने हैं या 120 रुपये लेने हैं। मतलब नॉर्मल सी चीज़ होती है ना, जो अगर आप एक तो आप गलत
इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हो। अगर गलत कर ही रहे हो तो यार कम से कम कंसिस्टेंसी तो रखनी चाहिए। एक इनकी ट्रांजैक्शन होती है अफ्लुएंस के साथ, जिसमें ये बता रहे हैं जो 11,487 करोड़ रुपए की सेल होती है और 11,488 करोड़ रुपए की परचेज होती है। मीन्स जब अफ्लुएंस से कंफर्मेशन ली गई तो उन्होंने बताया हमारी ऐसी कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं है, हमारी तो पर्सनल रिलेशनशिप है राजेश मेहता जी के साथ, जिनके साथ हमारे ट्रांजैक्शन होते हैं। इन्होंने फॉरेक्स की जो गेन या लॉस होते हैं बाय द वे ऑफ रेवेन्यू 886 करोड़ एंड इन मोड ऑफ परचेज 716 करोड़ के फॉरेक्स के ट्रांजैक्शन को इन्होंने रेवेन्यू में इंक्लूड किया, जो कि एज पर इंडियस आपको सेपरेटली डिस्क्लोज करना होता है। मोर देन 200 करोड़ इंटरेस्ट इनकम इन्होंने रेवेन्यू में इंक्लूड किया, जो कि आपको अदर इनकम में डिस्क्लोज करनी चाहिए थी। नॉर्मल सी बात होती है, अगर हम CFS बनाते हैं तो अगर इंटर ट्रांजेक्शन होती है, अगर आपकी सब्सिडरी के साथ पेरेंट्स की कोई ट्रांजेक्शन होती है सेल्स परचेज, तो एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर एट पॉइंट ऑफ मेकिंग CFS वी एलिमिनेट द ट्रांजेक्शन इंट्राहेड ट्रांजेक्शन। बट भाई साहब ने इस केस में कोई भी एलिमिनेशन नहीं करा है। एक इनकी सब्सिडरी कंपनी है GGR, जिसमें ये बता रहे हैं जो 7,745 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट है। अगर एक्चुअल में उस कंपनी की टोटल एसेट्स देखा जाए 10.14 करोड़ रुपए है। मतलब आप किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो मोर देन 7,000 करोड़, उसकी खुद की बैलेंस शीट 10 करोड़ की है। I have no words to say that how the extraordinary people are sitting behind the company. Salute. इनका कहना है जो इनकी एक इन्वेस्टमेंट है साउथ अफ्रीका में गोल्ड माइंस में, जो कि इनके फाइनेंशियल्स में दिख रहे हैं। एक्चुअल में ऐसी कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। बात आती है इनके संत सिद्धार्थ गुप्ता के बारे में, जिसके अकाउंट में कंपनी के थ्रू 21 करोड़ रुपए की अमाउंट ट्रांसफ़र होती है, लेकिन अगर पैसे रिटर्न की बात आती है तो आई थिंक 5 to 7 करोड़ रुपीस रिटर्न आती है, और ये कंपनी कहीं पे डिस्क्लोज नहीं कर रही है। वन ऑफ द कंपनी इज एलिस्ट, जिसमें सिद्धार्थ जीवी डायरेक्टर हैं। उसमें कंपनी 565 करोड़ रुपए बेचती है और 215 करोड़ रुपए रिसीव कर रही है, लेकिन इसका भी कोई डिस्क्लोजर नहीं है। जब इनके MD CEO वगैरह से पूछे गए बहुत सारे ऐसे ट्रांजैक्शन के बारे में, तो बोलते हैं वी हैव नो आइडिया। एक ऐसी कंपनी जो कि लिस्टेड है, इतनी बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शन कर रही है, एंड
The senior management said we have no idea. Lastly, कंपनी की जो मार्केट प्राइस थी मार्च 2023 में ऑलमोस्ट 1,000 रुपये के आसपास, जो कि अगर आप अभी का देखोगे ना 80 to 90 रुपीज़ के आगे। द थिंग इज हाउ कैन यू मैनिपुलेट द हार्ड अर्न मनी ऑफ द इन्वेस्टर्स। अगर हम इस केस को देखते हैं ना तो इन्वेस्टर की लगभग 12,000 करोड़ रुपए की लॉस हुई है। इट्स नॉट अ गुड थिंग, क्योंकि यार कोई भी बंदा किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करता है ना तो ऐसा नहीं रहता जो उसके पास एक्स्ट्रा मनी रहती है जो वो इन्वेस्ट करती है, बल्कि कोई ना कोई फ्यूचर देख के चलता है जो चलो भाई अभी अर्न करते हैं तो कुछ कुछ पैसा हम इन्वेस्ट करते हैं जो फ्यूचर में हमें काम आएंगे। तो थिंग इज अगर कोई इन्वेस्ट कर रहा है ना तो वो अपने कुछ शौक को मार करके इन्वेस्ट कर रहा है, आप उसके पैसे को ऐसी की तैसी कर देते हैं। Its things should have been completely end, because in history there are multiple scam has already been happened, like Satyam scams, PNB, and many others, and still more than 15 lakh crore rupees fraud is happening। वैसे सेबी ने बताया जो इनके जो ऑडिटर हैं उनको थोड़ा नाफरा वालों से मिलने के लिए, जो आपने इतनी अच्छा काम किया है तो उसका रिवार्ड तो आपको भी मिलनी चाहिए। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।